अभी आवाज़ आ रही है क्या मेरी सभी को? चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। चलिए, आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है। आवाज़ आ रही है क्या? एक बार फटाफट बताओ भाई। चंद्रपाल, ओजेश्वरी, शिवकांत, मेरी आवाज़ क्लियर है? राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे सर जी। सीजी पुलिस क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं भाई, आज से ही तो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज ही आपका पहला क्लास है छत्तीसगढ़ का, और आज से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है सीजी पुलिस भर्ती का। ठीक है सर जी, आप ही रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाइए, ये ना सीजी पुलिस के लिए। शिव कुमार, अभी फिलहाल तो छत्तीसगढ़ की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, साथ में इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लास हम लेंगे, ताकि आपका ये जो समय है, इस समय से पूर्व आपका कोर्स कंप्लीट हो सके। अभी फिलहाल जो हम 8 बजे स्टार्ट करने वाले हैं, ये लगभग 2 घंटे चलने वाली है। तो 1.5 से 2 घंटे के बीच में तो चलेगी ही चलेगी ये क्लास। तो आपको है ना धैर्य बनाना है, और इसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी का भी लूँगा 1 घंटे बाद। तो कहीं ना कहीं 3 घंटे तो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो फोकस करना है, ध्यान देना है। आपके क्रैश कोर्स के हिसाब से हमको कंप्लीट भी करना है, और कोई चीज़ छोड़नी भी नहीं है। जो एग्ज़ाम में आए वो बन जाए, ऐसे हमको तैयारी करना है। ठीक है प्यारे लाल, ओजेश्वरी, तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज से शुरू कर रहे हैं हम हमारा छत्तीसगढ़ की क्लास। तो छत्तीसगढ़ का वेटेज आपको पता होगा, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। कई प्रश्न छत्तीसगढ़ के देखने को मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज का जो प्रश्न उठ रहे हैं, वो सब लेवल का प्रश्न आपसे बन जाए। बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहा है, और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं पूछ रहा है। एवरेज है, एवरेज के हिसाब से हम सब चीज़ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। बिल्कुल ओजेश्वरी, हर चीज़ एकदम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है हमको, बिल्कुल, लेकिन इतना पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में बन भी जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही पढ़ाएंगे नो डाउट, लेकिन इतना तो पढ़ना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में बन भी जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन जितना पढ़ाऊं उससे एग्ज़ाम में भी बन जाए, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, तो आज है आपकी छत्तीसगढ़ की पहली क्लास। हाँ बिल्कुल, सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे अपन। ठीक है, 1 मिनट। चलो, तो आज है छत्तीसगढ़ की पहली क्लास, जिसमें टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित जो भी तिथि क्रम है, घटनाएं हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो टॉपिक आज का लिखो, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कैसे हुआ, और इस राज्य निर्माण से संबंधित कौन कौन से ऐसे तिथि क्रम हैं जो इस राज्य को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो फिलहाल जो बता रहा हूं उसको समझते चलना। धीरे से हम छत्तीसगढ़ का नक्शा, हर एक जिला, हर एक के बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो जल्दी करेंगे, डोंट वरी, घबराना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है। ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू 10 बजे तक क्लास लूंगा। ओके, चलो, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण, इसलिए मैं 2-2 घंटे क्लास ले रहा हूं, ताकि आपका कंप्लीट भी हो जाए, और एकदम है ना एक साथ पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो बोर भी ना लगे, ऐसा हमको फोकस करते हुए चलना है, और वही चीज पढ़नी है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मैं बात करूं तो थोड़ा सा कहानी तो सुनना पड़ेगा। कहानी ये है कि जब छत्तीसगढ़ निर्माण अस्तित्व में नहीं आया, तो उसके पूर्व कितने प्रयास किए गए कि छत्तीसगढ़ का निर्माण हो जाए। अब ये बात है 1861 की। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1861 में। कहीं ना कहीं यहां पर अंग्रेजों का शासन तो शुरू होता है, लेकिन उससे पहले मराठों का शासन था।
थोड़ा हिस्ट्री को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, बाद में तो पढ़ेंगे। तो जब मराठों का शासन था तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण हुआ, और मराठे जो छत्तीसगढ़ में आक्रमण किए, थोड़ा सा समझना, ये हमारा वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब यहां पर कहीं ना कहीं शासन चल रहा था क्षेत्रीय राजवंशों का छत्तीसगढ़ में, ठीक। धीरे से यहां पर मराठों का सत्ता जो था वो कहां था, नागपुर में। नागपुर कहां है, हमारे छत्तीसगढ़ की जस्ट पश्चिम दिशा की तरफ नागपुर है, महाराष्ट्र का इलाका है नागपुर। तो ये नागपुर से ज्यादा दूरी हमारा छत्तीसगढ़ नहीं है। यहां शासन कर रहे थे कौन, मराठे लोग। अब इसका एक सेनापति था जो कि आक्रमण किया, कहां पर, छत्तीसगढ़ में नहीं किया था जी। आक्रमण कहां कर दिया, छत्तीसगढ़ के उस पार गया था घूमने, आक्रमण करने, उधर लूटपाट किया और इसको हरा करके ये वापस लौट रहा था। तब यहां पर रतनपुर में एक शासक था जो शासन कर रहा था, जिसका नाम था रघुनाथ सिंह। क्या नाम था, रघुनाथ सिंह। एक बार सुन लो इस कहानी को। अब ये रघुनाथ सिंह शासन कर रहा था, लेकिन ये अपनी वृद्धा अवस्था में था। कौन सी अवस्था में था, वृद्धा अवस्था में। और कहीं ना कहीं इसका ही साथी या इसी के शासन काल में एक और बंदा था जिसका नाम था मोहन सिंह। ये नाम को सुने रहो, हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। अब ये मोहन सिंह शासक तो नहीं बन पाया, लेकिन इसका सपना था कि मैं शासक बनूं। अब यहां जो वृद्धावस्था में था रघुनाथ सिंह, ये अपने पुत्र के मृत्यु के वियोग में था, मतलब कहीं ना कहीं पुत्र की मृत्यु हो गई। अब इसको टेंशन हो गया, अब तो मैं वृद्धा अवस्था में हूं, ना कोई शासन संभालने वाला है, ना कोई आगे मेरा पुत्र है, मैं निसंतान हूं, अब मेरी सत्ता का मेरा वंश कौन बढ़ाए। तो इस वियोग में ये अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन जब यहां पर कौन था सेनापति जो इस तरफ आक्रमण करने गया, तो उसका नाम था भास्कर, ठीक है। अब वो वापिस आया, ये सेनापति अब लूटपाट आ रहा था। इधर का शासक मराठा का शासक था रघुजी। रघुजी के नाम को याद रखना, रघुजी प्रथम। अब यहां पर ये शासन कर रहा था, ये अपने सेनापति को भेजा इधर। अब यह सेनापति जो है वो वापस लौट आ रहा था, तो बीच में ये मोहन सिंह आया और बोला, भाई हमारे शासन छत्तीसगढ़ में रघुनाथ सिंह वृद्धावस्था में है, वियोग की स्थिति में है, अगर आप अपनी सत्ता फैलाना चाहते हो तो यहां पर आक्रमण कर दो। वो बिना ही युद्ध के हार जाएगा, या फिर युद्ध करेगा अभी तो भी हार जाएगा, और वहां से आप जितना सोना चांदी ले जाना है, जो संपत्ति है वो आप ले जा लो भाई। तो इसके बाद में आया सेनापति और ये लूट कर वापिस यहाँ पहुंचा, और पहुंचकर इस क्षेत्र रतनपुर क्षेत्र में गया, और यहां जा करके रघुनाथ सिंह पर पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचा तो रघुनाथ सिंह को जानकारी मिली, हाँ भाई कोई आ रहा है, भास्कर पंत और मराठा शासक का सेनापति है जो हमारे इलाका में पहुंच चुका है। अब ये वृद्धावस्था में इन्होंने अपनी अधीनता को स्वीकार कर लिया, युद्ध ही नहीं लड़ा और अधीन हो गया किसके, मराठों के। तो कहीं ना कहीं यहां से मराठों का सत्ता या मराठों के क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़ शुरुआत होता है। अब ये छत्तीसगढ़ का इलाका एक पार्ट, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं बोलूंगा, छत्तीसगढ़ का ये रतनपुर वाला इलाका अब मराठों के नियंत्रण में आता है। हालांकि ये शासन करने नहीं आए थे, यहां से लूटपाट करके ये यहां से गए और वापस पहुंच गए कहां, अपने क्षेत्र में, ठीक है। एक सामान्य जानकारी बता रहा हूं जी, ठीक है। इतनी जानकारी आप सबको मेरे ख्याल से पता भी होगा, जो सुने होंगे, जिनको नहीं पता उन लोग सुनते चलो बस, ठीक है। तो यहां पर बात ऐसी थी कि जब ये दौर चला, ठीक है, तो यहां पर का जो शासन था, ठीक है, मराठों का शासन, उस समय सेनापति का नाम क्या बताया मैं, सेनापति का नाम भी आपको पता होना चाहिए, भास्कर पंत, ठीक है। ये गया, यहां का शासक का नाम क्या था, रघुनाथ सिंह। यहां रघु है तो यहां पर रघु जी है, याद रखना, ये रघुनाथ सिंह अलग है
और रघु जी अलग है। रघु जी जो है वो मराठों का शासक था और रघुनाथ सिंह जो था वो रतनपुर का शासक था। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। अब यहां पर दौर था उस समय, ठीक है, उस समय दौर था जो भी था, यहां पर रघुनाथ सिंह कुल मिलाकर के अधीनता स्वीकार किया और ये क्षेत्र अब छत्तीसगढ़ के अधीन कहीं ना कहीं आ गया। अब क्या होगा आगे चल के यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा स्थिति आएगा कि यहां पर अब अगला जो मेन जो लास्ट में शासक था रघुजी तृतीय, यहां पर रघुजी तृतीय को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्ट करना। रघुजी तृतीय को यहां पर फिर से सत्ता मिलती है आगे चल के रघुजी तृतीय को सत्ता मिलती है और इस छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं यहां से शासन तो शुरू हो चुका था। यहां ये नागपुर के शासक छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता फैला चुके थे और अपने अधिकारियों या अपने किसी राजा को भेजकर यहां शासन करते, जिसमें से पहला शासक बिम्बा जी का नाम सुने होंगे। ये सब मैं हिस्ट्री में बताऊंगा, बस थोड़ा सा कहानी थोड़ी देर सुन लो, मैं ऐसे ही मोटा मोटी बस कनेक्ट कर रहा हूं। बिम्बा जी भोसले गए, यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचे, यहाँ शासन किए, फिर धीरे से यहाँ पर सूबेदार प्रथा की शुरुआत हो गई, क्योंकि बिम्बा जी की मृत्यु के पश्चात यहाँ पर जो अगले शासक आए वेमको जी, वो यहाँ स्वयं शासक नहीं किए, यहाँ जाकर के कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से यानी सूबेदारों के माध्यम से शासन करने लगे। शासन करते करते आगे चलते गए, फिर आगे चल के लास्ट में यहाँ पर अप्पा जी आते हैं। अप्पा जी यहाँ पर आते हैं तो उस समय उसके जो है ना, उसके बाद के जो पुत्र होते हैं वो रघुजी तृतीय होते हैं, लेकिन वो वयस्क नहीं हुआ रहता, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ अंग्रेज अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। और अंग्रेज यहाँ पर अपने प्रतिनिधि मतलब वहां पर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। बात को बस सुन लो एक झलक। ब्रिटिश अधीक्षक के माध्यम से, जैसे एडमंड सुना होगा, एग्न्यू सुना होगा, ये सब आते हैं और यहाँ शासन करते हैं और ये प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब रघुजी तृतीय बड़े हो गए, वयस्क हो गए, तब यहां पर फिर से मराठों को ये सत्ता दे दी जाती है और मराठे यहां पर अपना शासन फिर शुरू करते हैं। तो कहानी यहां पर ऐसी है कि पहले छत्तीसगढ़ में जो शासक था वो रघुनाथ सिंह था, रघुनाथ सिंह। ठीक है, अब रघुनाथ सिंह की अधीनता के बाद मराठों के नियंत्रण में आया। मराठों के नियंत्रण में क्या आया? छत्तीसगढ़। ये सब बस कहानी है, रटो मत, बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब जब छत्तीसगढ़ मराठों के नियंत्रण में आया तो कहीं ना कहीं मराठे छत्तीसगढ़ पर शासन किस माध्यम से किए? तो पहले सूबेदारों के माध्यम से किए। सबसे पहले तो बिम्बा जी भोसले आए, लेकिन मृत्यु के पश्चात सूबेदार प्रथा शुरू हुई। सूबेदार के बाद अब यहां पर कहीं ना कहीं 1818 में जब यहां पर अप्पा जी थे, उस समय कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे नागपुर पर, अंग्रेज आए और नागपुर पर क्या कर दिए? हमला कर दिए और कहीं ना कहीं यहां पर अंग्रेजों की सत्ता फिर से फैल गई। तो यहां पर अंग्रेज 1818 में यहां सत्ता बना लिए। 1818 से लेकर 1830 तक इन्होंने तो अंग्रेज लोग किसके माध्यम से? ब्रिटिश अधीक्षक, जिसमें एडमंड, एग्न्यू ये सब नाम सुनते हो, उसके माध्यम से शासन किए। फिर जब 1830 तक अंग्रेज शासन किए तो 1830 में क्या हुआ? ये जो रघुजी तृतीय है, जो छोटा सा था, वो अब बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो अंग्रेजों ने फिर से इसको अपनी सत्ता दे दी और यहां पर रघुजी तृतीय जो है 1830 से 1854 तक कहीं ना कहीं शासन को संभाला। अब रघुजी तृतीय कहीं ना कहीं फिर से क्या हो गया? बुढ़ा गया वो भी। और उसके दौर में कहीं ना कहीं अब 54 के बाद यहां पर जहां मराठा शासन पुनः आ गया था 30 से 54, इसके बाद 54 के बाद अब अंग्रेजों का पूरा अधिकार क्षेत्र बन गया। मतलब यहां तक 1830 से 54 तक मराठे कहीं ना कहीं शासन किए, लेकिन 1854 में, ठीक है, रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है। अब रघुजी तृतीय जब मर गए मतलब मृत्यु हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं
अब ये सत्ता पूरी तरह से किसके पास हो गई? अंग्रेजों के पास। ठीक है, अंग्रेजों के पास अब ये सत्ता हो गई। अब 54 के बाद यहां पर छत्तीसगढ़ में अब नियुक्ति होती है किसकी? किसकी नियुक्ति होगी? तो यहां पर आते हैं सबसे पहले चार्ल्स सी एलियट, डिप्टी कमिश्नर। कौन आते हैं? डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति होती है इस छत्तीसगढ़ में। तो डिप्टी कमिश्नर पहुंच जाते हैं कहां? छत्तीसगढ़ में। तो ये 1854 में कौन थे? रघु जी तृतीय थे। ये रघु जी तृतीय की मृत्यु के बाद, अब ये कहानी बस सुन लो, उसके बाद सब शुरू करेंगे। मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी, कौन भाई? लॉर्ड डलहौजी, जो एक ऐसा शासक, एक अंग्रेज था जो कि किसी राजा के मृत्यु के पश्चात उस क्षेत्र को अधिकार में ले लेता था, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता था, हड़प नीति अपनाता था ये लॉर्ड डलहौजी, और ये नागपुर पर अपना कब्जा बैठा लिया। अब जब नागपुर पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई, तो अब ये छत्तीसगढ़ जो पहले किसके नियंत्रण में था? मराठों के, अब ये छत्तीसगढ़ भी इस अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अब जब छत्तीसगढ़ नियंत्रण में आया तो यहां पर इस क्षेत्र में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति होती है। ठीक है, किसकी नियुक्ति होती है? डिप्टी कमिश्नर। अब यहां से पहला जो अंग्रेज यहां पहुंचा, नागपुर में मेन कौन बैठा? डलहौजी। हड़प नीति से पूरे मराठों को अपने नियंत्रण में लिया। छत्तीसगढ़ मराठों के नियंत्रण में था। अब कुल मिला के ये वाला क्षेत्र, अगर नागपुर वाला क्षेत्र जो मेन था अंग्रेजों के पास आ गया, तो ये छत्तीसगढ़ भी अब अंग्रेजों के पास, और यहां से अंग्रेज अब छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए यहां पर डिप्टी कमिश्नर, जिसका नाम था चार्ल्स सी एलियट, चार्ल्स सी एलियट को भेजते हैं, और छत्तीसगढ़ में अब इनके माध्यम से शासन होता है। बात समझ में? एक मोटा मोटी चीज मैंने यहां पर कनेक्ट किया आपको। ठीक है, अब 1854-55 की एक घटना, अब यहां पर अंग्रेज कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अंग्रेजों का ये क्षेत्र हो चुका है। अब यहां से अंग्रेज जब आते हैं तो अंग्रेज सबसे पहले 1854-55 में अंग्रेज पहुंच गए पूरी तरीके से नियंत्रण ना, यहां पर सबसे पहले अब गठन होता है किसका? मध्य प्रांत का गठन। अब यहां से थोड़ा धीरे और अच्छे से समझना, क्योंकि अब चीजों को मैं कनेक्ट करूंगा याद कराते हुए। अभी तक एक कहानी बताया कि सबसे पहले यहां शासन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसके बाद मराठे आए और कहीं ना कहीं कलचुरी वंश का समापन किया, और उसके बाद मराठों के बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेज ने अब डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट को भेजा, और अब ये छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब 54 के बाद ही सारी घटनाएं घटेगी। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ अब एक क्षेत्र है जो कि कहीं ना कहीं मध्य प्रांत का हिस्सा बनेगा। तो मध्य प्रांत का गठन होता है कब? 1861 में। याद रखना, मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 1861 में। एक्यूरेट डेट के पीछे चलोगे तो ये याद रखना, मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861। लो भाई, पूरा याद रख लो, ये डेट याद रखना। मध्य प्रांत का गठन, इसी को सेंट्रल प्रोविंसेस भी बोलते हैं हम लोग। मध्य प्रांत मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंसेस का गठन होता है, सेंट्रल प्रोविंसेस का गठन होता है। अब क्या होगा इसके? इस सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रांत। अब मध्य प्रांत में कौन कौन सा क्षेत्र है? चलो भाई मैं आपको दिखा दूं, यहां पर एक झलक देखना, इस मध्य प्रांत में कौन कौन सा हिस्से रहेंगे।
ऐसे कुछ नहीं दिखा रहा है जी, हैंग हो गया थोड़ा सा। तो मध्य प्रांत का गठन जिसमें 3 क्षेत्र शामिल, याद करते चलना। रॉकी बिल्कुल एमसीक्यू कराएंगे भाई, एमसीक्यू अभी तो क्लास शुरू करने दो भाई, एमसीक्यू कहां पहुंच गए अभी। चलो, किसका गठन हो गया? मध्य प्रांत का गठन। मध्य प्रांत के गठन में 3 क्षेत्र शामिल, याद करते चलना। पहला क्षेत्र तो छत्तीसगढ़ ही था, दूसरा क्षेत्र मध्य प्रदेश, और तीसरा क्षेत्र जो था वो कौन सा था? महाराष्ट्र। ठीक है, चलो ये बेचारा थोड़ा सा हैंग हो गया लग रहा है, 2 मिनट इसको सांस लेने देते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते चलना। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ भाई? बताओ रॉकी। 2 नवंबर 1861 में। कितने क्षेत्र शामिल थे इसमें? 3 क्षेत्र। तीनों के नाम क्या है? एक का नाम महाराष्ट्र है, दूसरे का नाम मध्य प्रदेश है, और तीसरे का नाम छत्तीसगढ़। 3 क्षेत्र का यहां पर क्या हो गया? शामिल होकर के मध्य प्रांत का गठन हो गया। ठीक है, 3 क्षेत्र शामिल हो गए। अभी वर्तमान में ये मध्य प्रदेश अलग राज्य है, छत्तीसगढ़ अलग राज्य है, महाराष्ट्र अलग राज्य है, लेकिन उस समय मध्य प्रांत का गठन हुआ तो 3 क्षेत्र शामिल हुए। ठीक है, चलो थोड़ा सा ये हैंग हो गया है, मैं 2 मिनट बता रहा हूं, थोड़ा सांस लेने देते हैं इसको। ठीक, अब मध्य प्रांत का गठन हुआ, मतलब जैसे आज वर्तमान में जैसे छत्तीसगढ़ एक राज्य है तो इसका अपना एक है ना राजधानी है, वैसे ही उस समय मध्य प्रांत का गठन हुआ तो उस मध्य प्रांत का कहीं ना कहीं शासन चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए एक मुख्यालय था, और उस मुख्यालय का नाम नागपुर था। तो नागपुर कहाँ है? वर्तमान में महाराष्ट्र में, लेकिन ये तीनों क्षेत्र का मध्य का हिस्सा ये मध्य प्रांत कहलाया, और इस मध्य प्रांत का मध्य का हिस्सा नागपुर था, जहां उसको मुख्यालय बना दिया गया। अब इस मध्य प्रांत के गठन के बाद छत्तीसगढ़ में उसी दौर में 3 जिले बनाए गए। 3 जिलों के नाम बताओ क्या क्या है? तो 3 जिले का नाम भी याद रखना। 3 जिले, एक का नाम रायपुर, दूसरा है बिलासपुर, और तीसरा है संबलपुर। सुनते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें 3 क्षेत्र शामिल थे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ में 3 जिले भी बना दिए गए उस दौर में। वो 3 जिले का नाम क्या बोला मैं? 3 जिलों का नाम था रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। बताओ यहां तक ओके है? यहां तक ओके है? और यहां पर प्रशासन के लिए किसका कहीं ना कहीं इस दौर में चीफ कमिश्नरों की नियुक्ति शुरू हो जाती है। तो प्रशासन के लिए ये क्यों हैंग हो गया भाई? इतने लंबे समय तक तो कभी नहीं रहा। ना बंद हो रहा है ना चालू हो रहा है। चलो रॉकी, यहां तक याद हुआ क्या बोला मैं? तो अभी मैं मुंह जवानी बोलते जाता हूं, आप सुनते चलो। ये थोड़ा सा टाइम हो सकता है और ले ले, सुनते चलना। अब 1861 की घटना, मध्य प्रांत का गठन। 3 क्षेत्र शामिल हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले बने, जिसमें से बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। याद हो गया? आगे बढ़ो। 1861 के 1 साल बाद, क्या बोल रहा हूं? 1861 के 1 साल बाद यहां पर अब छत्तीसगढ़ को एक संभाग बना दिया गया, एक कमिश्नरी बना दिया गया। तो क्या बन गया? डिवीजन बन गया। ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ एक संभाग बन गया। छत्तीसगढ़ जब संभाग बना तो उस समय ईयर क्या था? 1862। 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग। तो प्रश्न पूछे कि रायपुर और बिलासपुर जिला कब बना? बताओ भाई रॉकी, रायपुर और बिलासपुर जिला कब बना है? बताओ प्यारेलाल। रायपुर बिलासपुर जिला कौन से ईयर में बना? प्रश्न पूछे तो बताओ। इसको क्या हो गया जी? (1861) वेरी गुड। छत्तीसगढ़ एक संभाग कब बना बताओ? देखो 1862 नहीं बोलना है ओजेश्वरी। छत्तीसगढ़ में जो रायपुर और
बिलासपुर जिला बना है 1861 में। एक साल बाद 1862 में क्या बना, छत्तीसगढ़ एक संभाग बना। ठीक है, संभाग 1862 कैसे कैसे कर रहे हो जी पप्पू कमलेश, संभाग 1861 लिख रहे हैं। फिर से बोलूं मैं एक बार, फिर से बोलूं, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ जिसमें 3 एरिया 3 क्षेत्र शामिल थे, एक छत्तीसगढ़, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ जब शामिल हुआ क्षेत्र के रूप में तो उसमें 3 जिले थे, वो 3 जिले भी 1861 में बने, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, अब एक साल बाद संभाग का गठन होता है, 5 संभाग बनाए जाते हैं इस मध्य प्रांत में। तो मध्य प्रांत में 1862 में 5 संभाग, ये सब लिखवाता थोड़ा सा, क्या हो गया जी आज, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। पूरा सिस्टम भी बंद नहीं कर पाऊंगा मैं। थोड़ा सा सब्र करेंगे, ठीक है। इसको मैं पूरा सिस्टम को ना पूरा डायरेक्ट बंद कर रहा हूँ, हालांकि कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना अगर बाद में आप क्लास देखोगे तो। यहाँ तक का पता नहीं ऐसे हैंग तो नहीं हुआ ये कभी। सिस्टम डायरेक्ट बंद करना सही नहीं रहता, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। रॉकी, ये दुर्ग कहाँ से आ गया, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर कहाँ से आ गया। लो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं दिक्कत, मैं सबको अभी सॉर्ट आउट करूँगा, सारी चीज़ें क्लास में याद कराएंगे। अभी पहले तो इसको अभी ऑन करने दो, बंद कर रहा हूँ मैं पूरे सिस्टम को। चलो रॉकी मेरे साथ बोलना, अब इसको जब तक चालू होने में 5 मिनट लग जाएगा। आप सुन लो एक बार और मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, अंग्रेज कहीं ना कहीं पूरे भारत में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश में थे, लेकिन यहाँ पर पहले अंग्रेजों के पहले मराठों का शासन था। मराठे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी अपना क्षेत्र बना लिए, क्योंकि उसके सेनापति जो आक्रमण करने पश्चिम बंगाल उड़ीसा तरफ गए थे, वहाँ से लौटते समय उन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, संपत्ति लूट करके वापस ले गए। तो वहाँ उनके शासक रघुजी प्रसन्न हो गए, तो कहीं ना कहीं उनकी खुशी के बाद अब छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करने की शुरुआत सोचे, लेकिन बिम्बाजी भोसले खुद आए और छत्तीसगढ़ में शासन किए। बिम्बाजी भोसले के बाद उसकी मृत्यु के पश्चात वेमको जी को सत्ता मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वेमको जी छत्तीसगढ़ में स्वयं शासन नहीं करते और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं, जो सूबेदारी प्रथा की शुरुआत करते हैं। सूबेदार के रूप में बहुत सारे शासक मतलब प्रतिनिधि आए, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, ये सब आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। सूबेदार प्रथा खत्म हुई तो वहां पर शुरू हुई अंग्रेजों की फिर से शासन आई। अंग्रेज अब जब पहुंच गए तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जब पहुंच गए तो अंग्रेज का शासन प्रतिनिधि के माध्यम से हुआ, क्योंकि उस समय रघुजी तृतीय छोटे थे और वहां पर कहीं ना कहीं अंग्रेज अपने माध्यम से शासन करवा रहे थे। अब कहीं ना कहीं ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति होती है, लेकिन जब रघुजी तृतीय बड़े हो जाते हैं तो रघुजी तृतीय के पश्चात वहां पर फिर से पुनः मराठा शासन आता है और मराठा शासन 1830 से 54 तक चलता है। अब 1854 में रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात लॉर्ड डलहौजी पहुंचते हैं और हड़प नीति से नागपुर क्षेत्र को पूरा अपने अधीन ले लेते हैं। चूंकि नागपुर के अधीन छत्तीसगढ़ था और छत्तीसगढ़ भी अब अंग्रेजों के नियंत्रण में। अब इसके बाद वहां पर डिप्टी कमिश्नरों की नियुक्ति होती है। अब डिप्टी कमिश्नर जो पहला बनता है वो उसका नाम था चार्ल्स इलियट। अब कहीं ना कहीं 54-55 में अब पूरा छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं एक तरीके से देखोगे छत्तीसगढ़ का मध्य और उत्तरी भाग अंग्रेजों के नियंत्रण में। आगे 1861 में अंग्रेज अब पूरे भारत पर कहीं ना कहीं अपना अधिकार जमा रहे थे,
तो उन्होंने किसका गठन किया? 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया। मध्य प्रांत का गठन किया तो 1861 में। अब जो मैं लिखा रहा हूं उसको बस सुनते चलना, ठीक है? फिर से लिखवा रहा हूं, सुनते चलना। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 1861, 2 नवंबर 1861। इसमें कुल कितने क्षेत्र शामिल थे? तो इसमें कुल 3 क्षेत्र शामिल। वो 3 क्षेत्र का नाम क्या था? तो एक का नाम तो हमारा छत्तीसगढ़ ही है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है। ठीक है। अब इसमें हर क्षेत्र में अलग अलग जिले थे। यहां पर हर एक क्षेत्र में अलग अलग जिले थे, लेकिन आप छत्तीसगढ़ जिले के याद रखना। छत्तीसगढ़ के अंदर, मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा हूं, जो हमको जानना जरूरी है उसको बता रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ में यहां पर 3 जिले थे। एक जिला क्या था? रायपुर, दूसरा जिला बिलासपुर और तीसरा जिला संबलपुर। चूंकि मध्य प्रांत का गठन हुआ उसी समय ये छत्तीसगढ़ भी शामिल हुआ और इस दौर में ये 3 जिले भी 1861 में ही बने। तो 3 जिला आप में को पता होगा, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, लेकिन वर्तमान में संबलपुर उड़ीसा का हिस्सा है। तो 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर बने। ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी वैसे ही जिले बने। मध्य प्रदेश में कुछ जिले बने, महाराष्ट्र में कुछ जिले थे, लेकिन हम केवल छत्तीसगढ़ को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, जहां पर 1861 में 3 जिले बने। ठीक 1 साल बाद मतलब 1862 में ये जो छत्तीसगढ़ एक क्षेत्र था, छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया। किसका? मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत का। तो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि इस मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए। 5 संभाग बना। किसमें? मध्य प्रांत में 5 संभाग बना, जिसमें हमारा संभाग छत्तीसगढ़ भी एक था। ठीक है, तो 4 और संभाग थे। तो यहां पर अब थोड़ा सा देखो, इस चीज को मैं थोड़ा सा दिखा दूं। देखो, ये भारत, मध्य प्रांत मतलब कौन सा हिस्सा? समझते चलना। मध्य प्रांत मतलब ये पूरा हिस्सा। ये मध्य प्रदेश शामिल है, ये लो मध्य प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश शामिल है। ये आपका महाराष्ट्र शामिल हो गया और ये वाला इलाका आपका ये पूरा छत्तीसगढ़। तो ये जो ब्लैक कलर में बनाया हूं यही पूरा क्या है? मध्य प्रांत है, जिसका गठन हो गया। ठीक, जिसमें से ये वाला कौन सा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र कौन सा क्षेत्र है? तो ये वाला महाराष्ट्र है। ये देखो रेड कलर में बना दिया, ये महाराष्ट्र था। ठीक, और हमारा ये था छत्तीसगढ़। तो 3 क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं। ये तीनों क्षेत्र बन के क्या बने थे? तो 1861 में यही पूरा तीनों क्षेत्र क्या कहलाया? मध्य प्रांत। आज भले 3 अलग अलग राज्य हैं, लेकिन उस समय 3 क्षेत्र मध्य प्रांत। 1861 में कितने जिले बने? छत्तीसगढ़ में।
तो 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने। क्या क्या नाम बताया, फिर से देख लो, सुनते चलो। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है। अब 1862 में एक साल बाद क्या हुआ, फटाक से बताओ। 5 संभाग बने। 5 संभाग बने। ये 5 संभाग कौन कौन सा था भाई? तो मध्य प्रांत में 5 संभाग बने। ये पांचों संभाग के नाम को मैं लिख देता हूं। एक तो नागपुर बना, तो मध्य महाराष्ट्र में एक नागपुर बना। ठीक है, महाराष्ट्र का इलाका है नागपुर। और यही महाराष्ट्र में एक गोदावरी तालुका बना। गोदावरी तालुका, नाम सुन लो बस, बाकी याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं। तीसरा मध्य प्रदेश में बना, एक बना संभाग सागर और एक बना जबलपुर। और पांचवा हमारा छत्तीसगढ़। लो पूरा लिख देता हूं, पांचवा संभाग छत्तीसगढ़। तो कुल कितने संभाग बने? 5, जिसमें से ये दोनों किस में हैं? महाराष्ट्र में है। ये दोनों किस में हैं? मध्य प्रदेश में है। और अकेला ये किस में? छत्तीसगढ़ में ही है। तो 5 संभाग कौन कौन से बने समझ में आ गया। लेकिन हम केवल छत्तीसगढ़ को पूछ रहे। तो प्रश्न पूछे छत्तीसगढ़ एक संभाग कब बना? 1 मिनट, क्या हो गया जी, गायब हो गया सब? कमेंट वमेंट दिख रहा है कि नहीं? मैं दिख रहा हूं ना सबको? चलो, तो यहां पर मैंने जितनी बात अभी बताया समझ में आया। ये पूरा एक मध्य प्रांत है 1861 में, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अब बाद में 1 साल बाद अब ये 3 क्षेत्र में 5 संभाग बने, जिसमें से मध्य प्रदेश में 2 संभाग बने, एक सागर और जबलपुर। महाराष्ट्र में 2 संभाग बने, नागपुर और गोदावरी तालुका। और छत्तीसगढ़ में एक ही संभाग बना, छत्तीसगढ़। तो 1862 में क्या हो गया? छत्तीसगढ़ एक संभाग बन गया। ओके, यहां तक स्पष्ट हो गया, सबको क्लियर है? चलो अब यहां पर आ जाओ। जब छत्तीसगढ़ एक संभाग बना, छत्तीसगढ़ संभाग बना, तो इसका अपना एक उपनाम कहलाएगा। तो इस छत्तीसगढ़ का एक उपनाम रख दिया गया, रायपुर कमिश्नरी। रायपुर कमिश्नरी, इसको याद रखना। इसका उपनाम है रायपुर कमिश्नरी। ठीक है, इसका मुख्यालय भी होगा। भाई संभाग बन गया है तो हर संभाग का अपना एक मुख्यालय होता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ था? रायपुर में था। तो रायपुर एक मुख्यालय बन गया। और इस संभाग के अंतर्गत कितने जिले शामिल थे? तो यहां पर इस संभाग के अंतर्गत 3 जिले शामिल थे। और वो 3 जिले अभी भी कौन है? तो रायपुर ही है, बिलासपुर ही है, और अब जो संबलपुर था वो अलग क्षेत्र में है, लेकिन उस समय यहीं पर था। ठीक है, ये लेकिन 1861 में बना। और यहां पर जो डिप्टी कमिश्नर आया संभालने के लिए, डिप्टी कमिश्नर, क्या नाम बताया मैं इस डिप्टी कमिश्नर का? चार्ल्स सी एलियट। इतना चीज क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया क्या? बताओ, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओजेश्वरी, प्यारेलाल। तो यहां पर चार्ल्स सी एलियट एक क्या बन गया? डिप्टी कमिश्नर बन गया। ओके, चलो भाई। तो ये डिप्टी कमिश्नर कब से कब तक था? तो ये 1854 में छत्तीसगढ़ में आया था और कहीं ना कहीं रायपुर संभाग बना। 1862 तक ये डिप्टी कमिश्नर बना रहा। तो 54 से 62 कब से कब था ये डिप्टी कमिश्नर? अगर पूछ दे तो याद रखना, ये 1854 में छत्तीसगढ़ में आया और छत्तीसगढ़ में 1862 तक इन्होंने कहीं ना कहीं शासन किया, अपने प्रशासन के माध्यम से सत्ता बनाए रखा। ठीक है, तो 1854 से 1862। ओके, ठीक, इतनी चीज जानना जरूरी था, एग्जाम में पूछ सकता है यहां से कहीं से भी प्रश्न। ओके, ठीक है। अब चलो आगे। अब 1861 और 1862 की 2 घटनाएं तो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो गया। अब घटना आती है 1905 की, जब हुआ बंगाल का विभाजन।
बंगाल का विभाजन, अंग्रेजों के समय में बंगाल का विभाजन होता है, अंग्रेजों के समय में बंगाल का विभाजन होता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र अपने अपने एरिया को, कहीं ना कहीं बंगाल का विभाजन हुआ तो अब बंगाल के क्षेत्र में जो क्षेत्र शामिल थे वो कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ तरफ आ गए। मतलब इसको देखना, डायग्राम को यहां पर देख के समझ में आएगा। यहां पर बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उस समय ये वाला क्षेत्र पूरा बंगाल की तरफ था, ये देखो ये पूरा बंगाल वाले क्षेत्र था। अब ये बंगाल के कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आ गए और छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र कहां चले गया, बंगाल में चले गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ओजेश्वरी? तो अब बंगाल के कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र बंगाल में चला गया। अब इसको थोड़ा समझना वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो यहां पर 1905 में, एक मिनट थोड़ा सा सब्र करना, एक मिनट समय दीजिएगा। हाँ भाई, यहां तक क्या बताया, समझ में आया? ये पूरा मध्य प्रांत, ये वाला पूरा बंगाल प्रांत, जैसे मध्य प्रांत है वैसे ही बंगाल प्रांत था। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है जिसमें से कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र बंगाल की तरफ चला जाता है। ठीक है रॉकी भाई, देखो भाई थोड़ा सब्र करो, जल्दी पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ऐसे हड़बड़ाओ मत भाई, बहुत सारा पढ़ना है मुझे पता है। स्टार्टिंग की चीजें अगर क्लियर नहीं होगी तो बाद में फिर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। थोड़ा स्टार्टिंग में मैं जानबूझ के थोड़ा सा जा रहा हूं। अभी जो गाड़ी की भगाऊंगा स्पीड को फिर बोलोगे आपकी कम करो, स्पीड बढ़ाओ मत सर। तो थोड़ा जानकारी जो दे रहा हूं उसको एकदम सब्र करो आप लोग, ये जानकारी देना जरूरी है। और यहां से प्रश्न पूछा है इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। तो यहां पर बंगाल का विभाजन हुआ। अब यहां पर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र बंगाल में गए और बंगाल के कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आ गए। तो 1905 में क्या हुआ, तो सुनो, 5 रियासतें, ये 5 रियासत को याद रखना, ये पूछेगा। 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल, मतलब उथल पुथल होगा क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ तो कुछ क्षेत्र उधर से इधर और कुछ क्षेत्र इधर से उधर गए। तो 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल। तो ये 5 रियासतों के नाम बताओ रॉकी, तुरंत बताओ। इसका नाम था उसको जांच। अब ये सर क्या उसको जांच लिखिए, तो सुन लो। जब भी कोई क्षेत्र अगर आपके क्षेत्र में शामिल होगा या आपके घर में कोई बंदा आएगा या कोई आपके घर के आसपास क्षेत्र में एक और क्षेत्र बनाएगा तो कहीं ना कहीं उसको आप चेक करोगे, जांचोगे, कोई और तो नहीं। तो याद रखना उसको जांच। ये ही 5 क्षेत्र छत्तीसगढ़ में शामिल। बताओ ऊ से क्या नाम है, उसको जांच को याद रखना। ऊ से एक नाम उदयपुर, पूछ सकता है एग्जाम में इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं। दूसरा नाम क्या है, सर से सरगुजा। तीसरा नाम क्या है, को से कोरिया। चौथा नाम ज से क्या है, जसपुर। और 5वां नाम च से क्या है, चांग बखार। तो ये 5 क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में शामिल हुए, नाम याद हुआ क्या बताओ? 5 क्षेत्र छत्तीसगढ़ के शामिल, समझ में आया? उसको जांच। उ से उदयपुर, स से सरगुजा, को से कोरिया, ठीक, ज से जसपुर और च से चांग बखार। याद हुआ? अब जो 5 क्षेत्र उधर गए उसको मैं याद नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके डीप में इतना डीप में अपन नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो रॉकी चलो भाई अब आपके हिसाब से पढ़ते हैं। सबको पढ़ाना है, मुझे पता है क्या जरूरी है क्या नहीं, तो अपन अपने हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है रॉकी, टेंशन नहीं लेना। जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ से उधर गए उसमें अलग नाम थे। ठीक है, बाकी जो छत्तीसगढ़ में शामिल हुए 5 क्षेत्र, ये नाम याद हुआ, याद हो गया।
उदयपुर, सरगुजा, कोरिया, ठीक, जैसे जसपुर, च से चांग बखार, उसको जांच, ये याद रखना। बाकी इधर से उधर जो ट्रांसफर हुए उसमें पटना था, सोनपुर था, रायल खोल था, बामरा और एक काला हंडी जो इधर से उधर शामिल हो गए। ठीक, चलो भाई यहां तक समझ में आया। अब इसी दौर में जो संबलपुर क्षेत्र था, जो छत्तीसगढ़ का जिला था, वो भी इसी दौर में बंगाल तरफ शामिल हो गया। तो कहीं ना कहीं संबलपुर भी अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं रहा, तो उसी क्षेत्र में वो भी शामिल हो गया बंगाल की तरफ। ठीक है, चलो भाई यहां तक समझ में आ गया। तो यहां तक जो मैंने जानकारी दी वो ये डायग्राम को देखोगे ध्यान से, तो एक्चुअल में ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र जो आया है इधर, ये पूरा क्षेत्र इस तरीके से, ये पहले बंगाल का था, लेकिन अब ये कहां आ गया, पूरे छत्तीसगढ़ के नियंत्रण में आ गया, और कुछ क्षेत्र जो इधर के थे वो उधर चले गए। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ वो 5 क्षेत्र याद रखना, उसको जांच। अब देखो भाई, अब यहां पर घटना शुरू होती है राज्य निर्माण की। किसकी घटना शुरू होती है? राज्य के निर्माण की। राज्य निर्माण की घटना शुरू होती है। और राज्य के निर्माण की घटना कैसे शुरू होती है? तो कारण यहां पर 1918 में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, याद रखना, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का एक मानचित्र, एक रेखा चित्र खींचा। छत्तीसगढ़, सुंदरलाल ने छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। ठीक है, अपनी लिपि में खींच दिया, छत्तीसगढ़ का नक्शा बना दिया और बोला कि भाई छत्तीसगढ़ ऐसे ऐसे करके कुछ दिखता है, ऐसे ऐसे करके दिखता है, ऐसा बता दिया ये। तो छत्तीसगढ़ एक अपनी पांडुलिपि में अपना एक रेखा चित्र खींच दिया। तो जिस वजह से इस पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या कहा जाता है? स्वप्न दृष्टा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के एक अलग ही सोच रखी और एक स्वप्न देखा कि मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा दिखता है, और स्वप्न दृष्टा के रूप में देखा। स्वप्न दृष्टि मतलब, इसलिए इसे पहले स्वप्न दृष्टा व पहले संकल्पनाकार कहा गया। अब जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल को ले लिया, लेकिन अभी बीजेपी सरकार है तो फिर से आप आंसर इसी को लेना। सरकार बदलती है तो आंसर भी कभी कभी बदल जाता है। हालांकि आप इसी को याद रखना, क्योंकि शुरुआत से लेके हम इसी को ही पढ़ रहे हैं। उसमें विलोपित होने की बात भी उठी थी और थोड़ा सा हल्ला भी हुआ था, क्योंकि हर जगह सुंदरलाल शर्मा का नाम आता है तो डॉक्टर खूबचंद को क्यों लिया गया? तो उस समय ले लिए भाई, शासन था, सत्ता था। तो चलो, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नकार और पहले संकल्पनाकार का नाम क्या है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का एक रेखा चित्र खींच दिया। तो कहीं ना कहीं अब कोशिश ये हो जाएगी कि राज्य का निर्माण हो, हमारा छत्तीसगढ़ भी एक अलग से राज्य बने, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। और यहां से कहीं ना कहीं अब मांग शुरू होती है। 1924 में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की मांग 1924 में शुरू होती है, और ये मांग रायपुर जिला परिषद में होता है। रायपुर जिला परिषद में, याद रखना, पहली बार छत्तीसगढ़ की मांग कहां हुई? तो ये रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस के द्वारा पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हुई 1924 में। अब सोच लो, छत्तीसगढ़ कब बना सबको पता है? 1 नवंबर 2000। मतलब मांग सबसे पहले कब हुई थी? 24 में। मतलब जब छत्तीसगढ़ बना तो पूरे 76 वर्ष लग गए इस छत्तीसगढ़ को बनाने में, एक राज्य बनाने में। तो सोच सकते हो कितना
मेहनत और कितना प्रयास रहा हमारे स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों का, जो इस छत्तीसगढ़ को आज एक राज्य के रूप में आप देख रहे हो। ये मांग शुरू हुई थी 1924 में। ठीक है, अब 1924 के बाद कई घटनाएं घटी, तो कौन कौन से ईयर आपको याद रखना है उसको मैं यहां पर याद करा रहा हूं, उसको याद करना। जो जो ईयर याद करा हूं उसको याद करना। आप आजाद कब हुए? 1947 में। तो आजादी से पहले पृथक छत्तीसगढ़ की मांग शुरू कब हुई? 1924 में, फिर 1939 में और फिर 1946 में। तो 3 बार आजादी के पूर्व मांग हुई, ये याद रखना। फिर 47 के बाद कई बार मांग हुई, लेकिन कुछ कुछ ईयर को आप याद कर लेना अभी। 55, 56, ठीक है, 67, 76, 83 और लो भाई 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया। और भी बीच बीच में है, लेकिन ये घटनाएं जो बताया इतने को तो याद करना ही है, एग्जाम में पूछ सकता है जी। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पूर्व 3 ईयर, स्वतंत्रता के बाद भी और बहुत सारे हैं लिस्ट में, लेकिन मैं इसमें से कुछ कुछ बता रहा हूँ। 55 में मांग हुई, 56, 67 में मांग हुई, 76, 83 मांग हुई, फिर 83 में और एक मांग हुई। किसके किसके द्वारा किया गया, ये मांग को अभी तुरंत रटते चलना। तो 24 से पहली बार मांग रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई के द्वारा होती है, जहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो रेखा चित्र था उस आधार पर यह शुरुआत होती है, क्योंकि 18 में रेखा चित्र खींचा, 24 में पहली मांग हुई। अब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा फिर प्रयास शुरू हुआ और 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपुरी अधिवेशन में फिर से छत्तीसगढ़ की मांग करते हैं। बात समझ में आई? तो 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने मांग की और 1946 में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए एक छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का, शोषण विरोधी मंच का गठन होता है। तो ये ईयर याद रखो कि 24, 39, 46, 2, 3, 4 में सब मांग हुई। 4 के बाद फिर 5, 5, 6, 7, 8 में मांग हुई। तो शुरुआत 24 से हो गई थी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझ में आई बात? तो हर एक 10 साल के अंतराल में कहीं ना कहीं मांग होते रहा, हर एक दशक में। तो 1924, फिर 39, फिर 46। 24 में रायपुर में मांग हुई, 39 में त्रिपुरी अधिवेशन, जब कांग्रेस की मीटिंग हुआ करती थी तो त्रिपुरी में एक अधिवेशन हुआ 1939 में, जहां दूसरी बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा हुई। 46 में यहां पर आते हैं और यहां पर ठाकुर प्यारेलाल बहुत ही प्यार से छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन करते हैं और पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करते हैं। अभी मैं लिखवा दूं, ठीक। अब देश आजाद हो गया, देश आजाद हुआ 47 में। उसके बाद सब थोड़ा भुला गए मतलब आजाद हो गया, खुशी पार्टी वार्टी चली, बहुत आजाद हो गया। फिर अचानक से सूरत आया कि भाई अरे हमन छत्तीसगढ़ के मांग करत रहे हैं, अभी फिर सूरत आ गया, हुरा सूरताइस, तब फिर 55 में फिर से मांग शुरू, क्योंकि 53 में राज्य भाषाई आधार पर मांग शुरू कर दिया। जैसे आंध्र प्रदेश एक राज्य बना, तो कहीं ना कहीं अब सबके दिमाग में फिर से आया। अब फिर छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो कहीं ना कहीं पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ जन्मे थे उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग शुरू की। तो फिर 55 में आया, फिर 56 में मांग, फिर 67 में, 76 में, 83 में, फिर लास्ट में 2000 में एक राज्य बना छत्तीसगढ़। तो ये ईयर को फिलहाल याद रखो। स्वतंत्रता के पूर्व 24, 39, 46, स्वतंत्रता के बाद 55, 56, 67, 76, 83 याद रहेगा। तो 55 में एक अलग बंदे ने, 56, 67 में एक ही बंदे ने, 76, 83 में एक ही बंदे ने, 83 में अलग, और 2000 में बन गया छत्तीसगढ़। तो लो भाई, इस 24, 39, 46 में क्या क्या मांग हुई, इसको थोड़ा सा मैं एक बार और कनेक्ट कर देता हूं। आजादी के पूर्व यानी स्वतंत्रता के पूर्व 3 बार मांग
पहली मांग मैंने आपको भी याद करवा दिया 1924। दूसरी मांग 1939 में कहां पर हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक, किसके द्वारा मांग हुई? पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। ठीक है। 39 के बाद 1946 में जब देश आजाद नहीं हुआ था तो कुछ ज्यादा ही शोषण हुआ करता था, और उस शोषण के आधार पर ही छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ। ये पूछ सकता है कब गठन हुआ? तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन 1946 में हो गया। ठीक, ये गठन हुआ तो यहां पर जो मांग की गई थी वो किनके द्वारा मांग हुई थी? तो ठाकुर प्यारेलाल का नाम याद रखना। तो आजादी के पूर्व प्यार नाम की चीज नहीं थी, केवल शोषण होता था। तो प्यार से प्यार करने के लिए प्यारेलाल जी आए और शोषण विरोधी मंच का गठन किया, और 46 में इसके द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। मतलब केवल छत्तीसगढ़ के पृथक होने के लिए यह मंच का गठन हुआ था। ठीक है। तो 24 में मैंने बताया ना, रायपुर में हुआ, रायपुर जिला परिषद में। 39 में त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ, और 46 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन प्यारेलाल के द्वारा। ठीक है। अब देश आजाद हो गया। लो भाई, आजादी के बाद कब कब क्या क्या गठन हुआ सुन लो। तो 5 से 55, तो 5 एक राम जी भी हैं और कृष्ण जी भी हैं। ठीक है। तो राम कृष्ण याद रखना, यहां पर 55 में ठाकुर राम कृष्ण, पूरा नाम लिख दूं तो ठाकुर राम कृष्ण बोल देता हूं इनको। तो 55 में ठाकुर राम कृष्ण के द्वारा मध्य प्रांत के विधानसभा में ठाकुर राम कृष्ण द्वारा, चूंकि ये कौन थे? विधायक थे जी, विधायक थे। ठीक है। अब विधायक थे मतलब एमएलए, तो कहीं ना कहीं इसकी पहुंच का मतलब अब बड़े लोगों से मांग शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर ठाकुर रामकृष्ण 1955 में, है ना, क्योंकि ये विधायक थे और इन्होंने मध्य प्रांत की विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास था सब। 55 के बाद ठीक एक साल बाद आते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल यहां पर 56 में आते हैं और यहां छत्तीसगढ़ महासभा का गठन करते हैं। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, सुन लो भाई, ये सब अभी याद हो जाएगा ना, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन असफल। फिर अगले 11 साल बाद फिर आते हैं और यहां पर फिर से एक सभा का गठन करते हैं, छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन। कौन किया ये सब करने वाले बंदे का नाम क्या है? दोनों का गठन डॉक्टर खूबचंद ने किया। तो बात 1956 और 67 की है। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन, दोनों का गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया। पहली बार 56 में जब किया तो यहां पर वो कहीं ना कहीं असफल रहे, मांग किया पृथक छत्तीसगढ़ की। फिर 11 साल बाद फिर आए और एक फिर मंच का गठन किया जिसका नाम भातृ संघ का था, खूबचंद बघेल। तो यहां पर एम और बी, ठीक है, एम बी को याद रखना, महासभा और भ से भातृ संघ, या प फ ब भ म, तो म और भ याद रखना, भामा जैसे भी याद रखना है। खूबचंद बघेल के द्वारा महासभा और भातृ संघ का गठन हुआ है, याद रखना। इसी को हम लोग ब्रदरहुड भी कहते हैं। ठीक है। ये महासभा का गठन और भातृ संघ का गठन करने वाले का नाम डॉक्टर खूबचंद। क्यों किया गया? इसका केवल और केवल मांग थी पृथक छत्तीसगढ़ की। ठीक है।
अब जब ये घटना हुई 55 आज़ादी के बाद, तो कुल मिला के असफल नजर आए। फिर 1907 को इधर कर दो, 6 को इधर कर दो, 56 है, 56 मतलब 6 इधर गया, एक 7 बढ़ा के लिखा, 7 को इधर किया, 6 को इधर किया, तो 1976 और 1983 में यहां पर फिर 2 मंच का गठन होता है। और ये 2 मंच कौन कौन से, तो ये 2 मंच का नाम याद रखना, ठीक है। यहां पर 76 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन। एकदम दिमाग को रिलैक्स रखो, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, ऐसा सोच के पढ़ोगे ना तो हड़बड़ाहट में कुछ नहीं होता। कई चीज़ों को दिमाग में डालने के लिए थोड़ा धीरे चलना पड़ता है, ठीक है। तो एकदम दिमाग में वो लगाओ कि सर 40-45 दिन बचा है, मेरे को ये भी पढ़ डालना है, वो भी पढ़ डालना है, ये भी पढ़ना है, सब चीज़ करना है, तो दिमाग का फिर दही हो जाएगा, ठीक है। जितना भी पढ़ रहे हो सॉलिड पढ़ो, याद हो जाए क्लास में, ऐसा पढ़ो, वो आपके एग्जाम में 100% बंद हो जाएगा। जो अभी मेरे ध्यान से देख रहे हैं ना, समझ रहे ना, इसको आप डबल नहीं भी पढ़ोगे तो एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए तो बन जाएगा, बात की गारंटी, क्योंकि एकदम डीप में नहीं जाएगा, मोटा मोटी पूछेगा। महासभा का गठन किसने किया? खूबचंद बघेल ने। भातृ संघ का गठन किसने किया? खूबचंद बघेल ने, ठीक है। ये सबसे रिलेटेड एमसीक्यू में लेकर आऊंगा। 1976 और 83, ठीक है, 1976 और 83 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन, याद रखना, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। और 83 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन। जो मेन है मैं उसी को बता रहा हूं, और भी गठन हुए हैं लेकिन मेन को फोकस कर रहे हैं। ये किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर शंकर गुहा नियोगी। अभी सबको याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो शंकर भगवान का है ना, अगर मुक्ति पाना है तो भगवान शंकर को याद करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर, मोर सन इसने छोटे तोर सन नहीं, सब जन सन इसने होते। सब जन के दिमाग में बस ये चलता है, पढ़ते टाइम इसको पढ़ डालो, इसको जल्दी पढ़ती हूँ, ऐसा काम मत करो, ठीक है। ये चीज को हमने भी किया है, इसे बता रहा हूँ कि ऐसा लगेगा कि इसको पढ़ डालो, इसको पढ़ डालो, इसको पढ़ डालो, जल्दी पढ़ के खत्म कर दो, लेकिन एग्जाम में ना बने, क्या मतलब पढ़ने का। भले थोड़ा सा समय लेके पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ देगा, अब ये वाले चीज को बताऊंगा और ये वाला नहीं बताऊंगा तो गड़बड़ है। तो जो जानना जरूरी है मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ मुक्ति और संग्राम, मतलब अगर आपको इस जीवन में मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या। आप तपस्या करोगे मतलब संघर्ष करोगे, तपस्या करना मतलब संघर्ष, और संघर्ष करोगे तो किसको याद करोगे? भगवान शंकर को, ठीक। तो भगवान शंकर को याद करोगे तो आपको क्या बनना पड़ेगा? योगी बनना पड़ेगा। तो भाई आप परीक्षा दिला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? योगी बनना पड़ेगा। योगी बनोगे मतलब संघर्ष करोगे, और अगर सिलेक्शन हो जाए तो मुक्त हो जाओगे, मतलब हाँ अब मैं आजाद, अब कोई पढ़ाई नहीं, मैं पढ़ाई से आजाद, अब केवल पैसा, जॉब, ठीक है। तो संघर्ष करो तभी मिलेगा मुक्ति। क्या बनना पड़ेगा? योगी। और किसको याद करो? भगवान शिव को। तो डॉक्टर शंकर गुहा नियोगी के द्वारा मुक्ति मोर्चा और संग्राम मंच का गठन, वहीं खूबचंद बघेल के द्वारा एमबीएम से महासभा और भातृ सभा का गठन। 2 नाम ये याद रखना, 2 नाम इसके द्वारा याद रखना, ठीक है। और फिर 83 में आ जाओ, सीधा कूद जाओ। 1983 में फिर से यहाँ इसी दौर में अगले कुछ महीने बाद 1983 में, अगले कुछ महीने बाद 1983 में ही यहां पर एक और सभा का गठन होता है। यहां पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन होता है। और छत्तीसगढ़ 83 के पार्टी का गठन, तो प से जो बंदे ने इसका गठन किया उसका नाम भी प से पवन दीवान, याद रखना। तो प से पार्टी का गठन, प से पवन दीवान के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। तो इतने ईयर से प्रश्न पूछता है। 55, 5, इधर भी राम जी, इधर भी कृष्ण जी, तो राम कृष्ण के द्वारा गठन, जो विधायक थे उनके द्वारा
मांग की गई पृथक छत्तीसगढ़ की। फिर 2-56-67 में डॉक्टर खूबचंद के द्वारा मांग की गई और उन्होंने 2 मंच का गठन किया, महासभा और भातृ संघ का गठन। फिर 1976-83 में भगवान शंकर यानी डॉक्टर शंकर गुहा नियोगी के द्वारा मांग, पहले मुक्त होने की डिमांड, पहले नौकरी चाहिए, लेकिन संघर्ष बाद में कर रहे हो आप तो वो चीज नहीं, तो पहले मुक्ति पाने की बात हो रही है तो मुक्ति मोर्चा का गठन, बाद में संघर्ष कर रहे तो संग्राम, कायदे से पहले संघर्ष करके मुक्त हो गए, तो याद रख लो भाई जैसे भी है। और 83 में पास ए पार्टी का गठन, सामने में छत्तीसगढ़ लगा दो, तो पास ए पार्टी पास ए किसके द्वारा, पवन दीवान के द्वारा गठन। ठीक है, तो इतने ईयर आपको याद होना चाहिए। बताओ याद हुआ क्या मेरे साथ, एक बार बोलो फटाक से, एक क्विक रिवीजन फिर से करूं। स्वतंत्रता के पूर्व 1924, अब याद हुआ कि नहीं बताओ, स्वतंत्रता के पूर्व बोलो 1924, 1939, 1946। 1947 में स्वतंत्रता मिली, मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा शोषण हुआ, इसलिए यहां पर प्यार से किसने शोषण किया, जो इसने भी किया अंग्रेजों ने, तो ठाकुर प्यारेलाल जी आए और शोषण विरोधी मंच का गठन किया, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। 39 में त्रिपुरी अधिवेशन, 24 में रायपुर जिला काउंसिल में मांग। फिर आजाद हुए, आजाद के बाद 55 5 मतलब राम जी इधर कृष्ण जी इधर, दोनों हाथ भगवान जी का है हमारे ऊपर, तो 55 में याद रखना रामकृष्ण एक विधायक थे, तो ठाकुर रामकृष्ण के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। फिर 2 ईयर में मैंने बताया 5 वाले क्षेत्र में 56 और ये 6 को इधर ले आओ, ये हो गया 67। डॉक्टर खूबचंद बघेल किसका गठन किए बताओ भाई, माँ और भा का, महासभा और भातृ संघ का गठन। फिर ये 7 वाला अंक इधर आया तो 7 को इधर पलट दिया, 76 लिखा। फिर 7 के बाद 8 वाला अंक आएगा 1983। यहां पर पहले क्या लिए आप, मुक्ति पाए, उसके बाद संघर्ष के संग्राम, तो मुक्ति मोर्चा का गठन, संग्राम मंच का गठन किसके द्वारा, शंकर जी मतलब डॉक्टर शंकर गुहा नियोगी। और फिर 83 में पार्टी का गठन, छत्तीसगढ़ पार्टी, जो सिप्पा से ही नाम है, पवन दीवान। याद हुआ यहां तक, इतनी चीज मोटा मोटी क्लियर है। चलो हटाओ इसको, ये याद हो गया। अब आ जाओ, अब मैं सीधा हमारा छत्तीसगढ़ बन गया, वहां कूदता हूं क्योंकि प्रश्न जहां से आ रहा है मैं उसी को फोकस करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, यहां पर लोकसभा, राज्यसभा ये भी पूछता है, इसलिए मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, और राष्ट्रपति, 3 लोगों से जब चीजें पास होगी, मतलब छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए ये 3 जगह से पास होना जरूरी है। लोकसभा जब पारित करेगा तो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के पास पारित होगा तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। मतलब कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनेगा, याद रखना संविधान का रूल, कोई भी विधेयक अधिनियम तब बनेगा जब लोकसभा से गुजरेगा। मान के चलो आप कोई कानून लेकर आ रहे हो, विधेयक है, और उस कानून को आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो पहले कहाँ जाएगा, लोकसभा में, है ना। जैसे प्यारेलाल आप बोलोगे मेरे को ये करना है, या फिर मेरे को अलग से एक मांग करनी है, तो पहले ये मांग कहाँ जाएगा, प्रस्तुत लोकसभा में, फिर पारित होगा, वहां के लोग देखेंगे हाँ भाई ठीक है चलो कर दो पारित, फिर कहाँ कूदेगा वो, राज्यसभा में, वहां भी प्रस्तुत होगा, फिर देखेंगे हाँ ठीक है पारित कर दो, फिर लास्ट में राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देगा तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाता है और लागू हो जाता है। तो कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनेगा, जब लोकसभा राज्यसभा से होकर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए। तो छत्तीसगढ़ की मांग हुई और यहां पर 2000 में कहीं ना कहीं यहां पर लोकसभा में पहली बार प्रस्तुत होता है कब, वो याद रखना, और पारित होता है कब, ये याद रखना। तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है पहली बार 25 जुलाई 2000,
25 जुलाई 2000 में लोकसभा में क्या हुआ, प्रस्तुत हुआ। 6 दिन बाद प्लस 6 दिन बाद पर जांच वांच करके 31 जुलाई 2000 को क्या हो गया, पारित। फिर अब यहां से पारित हुआ तो अब अगस्त का घटना घटेगा, लो भाई घटा देते हैं अगस्त में। अब प्रस्तुत अगस्त में 3 दिन बाद, मतलब आज जो तारीख है, सोच लो भाई आज कौन सी तारीख है, 4 तारीख है, मतलब इसी अगस्त के महीने के 3 अगस्त 2025, लो मैं अगस्त को ऐसे लिख देता हूं 8 2025, क्या हुआ यहां पर, राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, ठीक है। और फिर 6 दिन बाद, लो 6 दिन बाद मतलब 9 अगस्त 2025 में, ठीक है, 9 अगस्त 2025 में, 9 अगस्त 2025 में यहां पर भी क्या हो गया, पारित, पार हो गया, ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर देखने को मिलता है, तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर यहां पर होता है 25 अगस्त को, तो राष्ट्रपति 25 अगस्त को हस्ताक्षर कर दिया। तो ये 25 अगस्त को हस्ताक्षर किया, ये कौन लेता है, हमेशा सीजीपीएससी लेता है, लेकिन एक ही आंसर को 2 बार ले लेते हैं। 28 अगस्त को, अभी हमेशा 28 अगस्त को व्यापम लेता है भाई, तो आंसर व्यापम। अब बात मेरा ये है कि 25 अगस्त अगर ऑप्शन में दिया है, तो जब सीजीपीएससी का एग्जाम हो तो सीजीपीएससी वालों ने इस हस्ताक्षर को 25 अगस्त लिया, ठीक है। अरे भाई हाँ भाई 2000 होगा, लो मैं अभी 2025 में कूद गया क्या, लो भाई ठीक है, कभी कभी दिमाग हो जाता है, गंवा जाता है इधर उधर विचार करते करते। ये लो भाई 2000 कर लो, ठीक है, इतना तो समझ में आ जाएगा भाई। अभी अगस्त 9 अगस्त हुआ नहीं है, कहाँ से हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है। आज क्या है 2025 का कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त का, इसलिए 25 दिमाग में डाल दिया, ठीक है, ठीक है अमरदीप, ओके। तो 25 जुलाई और 31 जुलाई को प्रस्तुत लोकसभा में और लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में 3 अगस्त यानी कल की तारीख में प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त को पारित हो गया, ठीक है। अब राष्ट्रपति ने 25 अगस्त को हस्ताक्षर किया, ऐसा आंसर सीजीपीएससी लेता है, और 28 अगस्त को व्यापम लेता है। तो आप जो ले रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो पीएससी वाला नहीं, कहीं ना कहीं व्यापम, तो कहीं ना कहीं आप इस 28 अगस्त को याद रख लेना, ठीक है, ओके। चलो भाई, तो पीएससी जो भी एग्जाम लेगा उसमें 25 अगस्त को याद रखना, पहले पीएससी आएगा, पा से पीएससी, पा से 25, बाद में व्यापम, तो 28 अगस्त को याद रखना, ठीक है, ओके। चलो भाई, तो मतलब अब अगस्त तक हस्ताक्षर हो गया। अब राज्य निर्माण का एक दिन लोग ने सोचा, क्योंककि हर चीजें यहां पर देखोगे ध्यान से, तो यहां पर नवंबर के महीने में 2 नवंबर को 1861 में किसका गठन हुआ, मध्य प्रांत का गठन हुआ। तो कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में ही 1956 में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश बना। तो फिर यहां विचार किया गया कि भाई क्यों ना हमारा छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर को अलग से बने, क्योंकि 1 नवंबर 1956 में क्या बना था, मध्य प्रदेश एक पृथक राज्य बना था। अब सोच लो, मध्य प्रदेश राज्य बना, और इसी को है ना, इसी मध्य प्रदेश को लेकर के मध्य प्रदेश पुनर्गठन लाया गया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन, ठीक, विधेयक लाया गया, जो कि क्या बन गया, एक अधिनियम बन गया। और अधिनियम बनने के बाद इसी नवंबर के दौर में ही 1 नवंबर 2000 को हमारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, ठीक है।
ओके है। तो छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया कब? 1 नवंबर 2000 को। ठीक, तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बन गया 1 नवंबर 2000 को। अब इसके बाद क्या क्या घटना कब कब हुआ, इस दौर में क्या क्या चीज थी, वहां से प्रश्न पूछता है। तो 1 नवंबर 1956 में चूंकि मध्य प्रदेश एक राज्य बना था, तो छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर 2000 को बना। दोनों में अंतर को आप देखोगे तो 2000 में 56 गया, मतलब 44 वर्ष बाद, 44 वर्ष बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नवीन राज्य बना। ठीक है, अब जितनी चीज मैं आपको बताया हूं ये सारे प्रश्न पूछ चुके हैं। तो कितने वर्ष बाद छत्तीसगढ़ एक राज्य बना जी? 44 वर्ष बाद। देख सकते हो 56 में मध्य प्रदेश बना, 2000 में छत्तीसगढ़ बना, मतलब इसको बनने में यहां से यहां तक 44 वर्ष लग गए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ 44 वर्ष बाद एक पृथक राज्य बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब जब छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया, लो भाई आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, इस दौर में क्या क्या चीजें थी उस दौर के समय, तो यहां पर याद रखना गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को, ये तो याद रहेगा। ठीक है, अब यहां पर राज्य निर्माण का कौन से क्रम में आता है? तो जब 1 नवंबर 2000 को बना, उसी 2000 में 3 राज्य बने। ठीक है, सी यू जान, तो याद रखना सी यू जानू, जो बोलना है बोलो भाई। तो ये सी से याद रखना छत्तीसगढ़ बना था। इसी 2000 में ये भी प्रश्न पूछता है उत्तराखंड बना, और इसी दौर में ही आपका झारखंड बना। तो 3 राज्य और बने हैं छत्तीसगढ़ बनने के बाद, सोच लो, देख लो। तो यहां पर 6 छत्तीसगढ़ सी, तो सी से नाम 6, 26वां क्रम का राज्य छत्तीसगढ़ बना। 26 के बाद 27वां उत्तराखंड बना और 28वां आपका झारखंड बना। याद रखना सी यू जानू, जा से झारखंड, यू से उत्तराखंड, सी से छत्तीसगढ़, सी 6 26वां छत्तीसगढ़ राज्य बना। जैसे जैसे याद करा रहा हूं बस आप कर लो। 100% बोल रहा हूं, एग्जाम में ऐसे प्रश्न कुछ बन गए, आ गए तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, बस अपना दिमाग को यहां 100% रख दो सामने में। ठीक है, चलो भाई, तो 26वां राज्य बन गया छत्तीसगढ़, सबके दिमाग में सेट हो गया। इस सारे से रिलेटेड प्रश्न मैं लेके आऊंगा आपके एमसीक्यू में। ओके, चलो हाँ, अभी मैं बता रहा हूं, सब चीज बता रहा हूं। अब जब ये 2000 बना तो इस समय क्या क्या चीजें थी, तो देख लो भाई इस समय क्या क्या था। तो ये मध्य प्रदेश था, इस मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से में छत्तीसगढ़ है? तो यहां से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, मतलब कौन से दिशा में है ये मध्य प्रदेश के? तो ये अगर उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो छत्तीसगढ़ यहां पर बना। तो छत्तीसगढ़ जो है वो इस मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी का हिस्सा था। तो दक्षिण पूर्व का भाग छत्तीसगढ़ बना। याद रखना मध्य प्रदेश का, किसका बात कर रहा हूं? मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी का भाग छत्तीसगढ़ बना, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस हिस्से पर है? दक्षिण पूर्व हिस्से पर है। जब ये 2000 चल रहा था उस समय पंचवर्षीय योजना भी चल रही थी।
तो वो पंचवर्षीय योजना कौन से क्रम की थी? तो याद रखना यहां पर पंचवर्षीय योजना कौन से क्रम की थी पूछता है। पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, आज नीति आयोग चल रहा है, ठीक है। तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली है, जिसमें से जब छत्तीसगढ़ बना तो उस समय 1997 से 2002 का समय था। और ये जो पंचवर्षीय 97 से लेके 98, 99, 100, 1, 2, ये 5 वर्षीय की पंचवर्षीय योजना ये चल रही थी 9वीं। तो छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में अस्तित्व में इस दोनों के बीच मतलब 2000 में आया, और इस समय पंचवर्षीय योजना 9वीं चल रही थी। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया पूछे तो कब आया? 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया। बात समझ में आया? ठीक है। तो छत्तीसगढ़ 9वीं पंचवर्षीय योजना में एक हिस्सा बना, अलग से एक राज्य का, पृथक होकर के मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलो यहां तक ओके हो गया। अब जब इस दौर में 1997 से 2002 का जब समय चल रहा था, तो इस समय जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया, तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे पूछ देगा। प्रधानमंत्री कौन था पूछ सकता है। और जब मध्य प्रदेश अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री सीएम कौन था ये पूछ सकता है। तो आपको ये मोटा मोटी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब तो कॉमन चीजें पता ही रहता है, एकदम रटना नहीं है। राष्ट्रपति उस समय आए तो उसका नाम था KR नारायण, KR नारायणन। तो KR नारायणन जो थे वो छत्तीसगढ़ के पृथक राज्य के लिए हस्ताक्षर किए, और उस समय ये राष्ट्रपति थे भारत के। और प्रधानमंत्री तो आप सबको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे। और मध्य प्रदेश के जो सीएम थे उनका नाम दिग्विजय था। ठीक है, तो ये 3 नाम भी याद रखना दिग्विजय के साथ, दिग्विजय सिंह, अटल बिहारी, KR नारायणन जी का नाम याद रखना। ठीक है, बताओ यहां तक स्पष्ट और क्लियर हुआ क्या? अब ये जितनी चीजें मैं आपको भी बताया हूं, ठीक है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। थोड़ा ध्यान से अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो ओके। बताओ यहां तक स्पष्ट है, क्लियर है? चलो भाई, मेरे ख्याल से यहां तक सबके दिमाग में सेट हो गया। जितनी भी चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई वो सारी चीजें। आ जाओ, 1 नवंबर 2000 की बात करूं और आज 4 अगस्त 2025 की बात करूं तो दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है? तो आज, ठीक है, उस समय और आज में क्या अंतर था, ये 3 चीज बस पता होना चाहिए आपको, बाकी चीज नहीं। तो संभाग, संभाग के अंदर जिला, जिला के अंदर तहसीलें। ठीक है, ये 3 चीज याद रखो फिलहाल। तो उस समय जो संभाग थे 1 नवंबर 2000 को कितने संभाग बन गए थे उस समय 1 नवंबर 2000 में? तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 संभाग थे उस समय। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। उस समय जब 2000 था तो जिलों की संख्या 16 जिले थे। 16 दूनी 32 प्लस 1 बढ़ गया, मतलब वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। उस समय जो तहसीलें थी वो 96 थी। आज तहसीलों की संख्या 251 हो चुकी है। मतलब दोनों में परिवर्तन, अंतर समझ में आ रहा है क्या है? ठीक। और एक नगर निगम भी याद रख सकते हो तो रख लेना, उस समय 10 थे, आज 14 नगर निगम हो गए हैं। तो 10 नगर निगम, आज 14 है। तो नगर निगम भी याद रख सकते हो तो रख लो। सब में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं मोटा मोटी मैं उसको बस कनेक्ट कर रहा हूं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ?
तो छत्तीसगढ़ में उस समय संभाग कितने थे, जिले कितने थे, तहसीलें कितनी थी और नगर निगम कितने थी, ये चीजें आंकड़े आपको पता होना चाहिए। तो 16 जिले थे उस समय, आज 33 हैं। कैसे बना, क्या क्या है, वो सारे मैं नक्शे में आपको अच्छे से याद करवाऊंगा, पूरा नक्शा अच्छे से बनवाऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके, चलो भाई। तो यहां तक जितनी भी चीज हमने अभी पढ़ी, ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का हिस्सा, यहां पर मैंने जैसे आप लोगों को 26वां हिस्सा बताया, तो यहां पर छत्तीसगढ़ जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश अगर 100% था, तो छत्तीसगढ़ जब इससे अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ये देखो, ये मध्य प्रदेश मान के चलो, मध्य प्रदेश आपका अगर 100% है, इस 100% में छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये 30.47% के साथ अलग हुआ। मतलब मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा छत्तीसगढ़ था, अगर प्रश्न पूछे तो याद रखना 30.47% छत्तीसगढ़ था। ठीक है, चलो इतनी जानकारी जो मैंने अभी आप लोगों को दी, ये सबको एक बार और सुनो। जितना भी मैंने आप लोगों को बताया, ये चीज याद हुई कि नहीं, ये बताओ भाई। तो ये जितने चीज बताया, ये सब प्रश्न पूछता है एग्जाम में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने अभी शुरुआत से आप लोगों को जो बताया है ना, शुरुआत से मैंने जो बताया, अंतिम में है ना 10 मिनट हम थोड़ा संक्षेप में देख ले, संक्षेप में और सुन ले। इसके आगे मैं कल करवाऊंगा, क्योंकि अभी अगर करूंगा तो फिर पार हो जाओगे। जितना किए हैं वो चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, 1861 में देखा, 61 के बाद हमने घटना देखी 1862 में घटना देखी। ठीक है, 62 में घटना देखी। अभी इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, जो जिला विला संभाग विभाग कब बना सब बताऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद हमने घटना 62 तक देखने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसमें 5 रियासतें शामिल हो गई। ठीक है, रियासतें शामिल हुई तो कहीं ना कहीं ये घटना घटने के बाद, ठीक, हमने क्या देखा जी, एक बार शुरू से देख लो एक बार फटाक से। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सब दिखाया। मध्य प्रांत का गठन 61 में, 62 में ये संभाग बन गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इस चीज को बताया, कौन कौन से 5 संभाग बने वो भी बता दिया। यहाँ दिखा दिया ये 3 क्षेत्र जिसमें 5 संभाग हैं, 2 महाराष्ट्र के, 2 मध्य प्रदेश के और एक अकेला छत्तीसगढ़ का। फिर ये बंगाल विभाजन के बाद अलग हो गया। यहाँ का उस समय मुख्यालय, जब मध्य प्रांत था तो मध्य प्रांत का मुख्यालय नागपुर था। जब छत्तीसगढ़ संभाग बना तो उसका मुख्यालय रायपुर बन गया। ठीक है, जिसमें 3 जिले शामिल थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 1905 में जब अलग हुआ तो यहाँ पर संबलपुर अलग होकर के उड़ीसा के क्षेत्र में चला जाता है और छत्तीसगढ़ में 5 रियासतें शामिल हो जाती हैं। उसको जांच, उ से उदयपुर, स से सरगुजा, को से कोरिया, ज से जसपुर, च से चांच बखार। ठीक है, ओके, ये भी चीज क्लियर हो गया। चलो उसके बाद हम आगे बढ़े तो राज्य निर्माण 1900, कहीं ना कहीं राज्य निर्माण की तिथि हमने शुरू किया 18 में। चूंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी मांग की, तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, इस तिथि को याद रखना, सीधा सीधा यहाँ तक की घटनाएं में फिलहाल अभी इतना याद रखना। उसके बाद तिथि, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता बाद। स्वतंत्रता पूर्व में तिथि मैंने बताया 18 में, पांडुलिपि में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अब छत्तीसगढ़ का एक रेखा चित्र खींचा, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ के पहले संकल्पनाकार और स्वप्न दृष्टा कहा गया। 18 के बाद 1924, 24 के बाद 1939, 39 के बाद 1946, ये 3 मांग पृथक छत्तीसगढ़ की हुई। 24 कहाँ हुई, रायपुर जिला काउंसिल में हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन में सुंदरलाल शर्मा के द्वारा हुआ। 46 मतलब आज़ादी से पहले शोषण हुआ करता था, उस शोषण के विरोध में विरोधी मंच का गठन हुआ, प्यार से किया, इसलिए ठाकुर प्यारे लाल के द्वारा हुआ। 47 में देश आज़ाद हुआ। कुछ समय तक भूल गए तो 5-5 दोनों हाथ हमारे सर पर, किसका, राम कृष्ण जी का, तो ठाकुर रामकृष्ण विधायक थे, उनके द्वारा मांग हुई। फिर उसके बाद 55 में, एक साल बाद 56 से 67, इस समय पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, माँ और भा महासभा का गठन और भा से भातृसभा का गठन खूब चंद बघेल के द्वारा हुआ। फिर 67 के बाद 7 और 6 इधर आ गया, फिर 83 आ गया। यहाँ पर आपको मुक्ति चाहिए
संग्राम करोगे तो मुक्ति मोर्चा का गठन, संग्राम मंच का गठन कौन किए, तो शंकर भगवान यानी डॉक्टर शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। फिर 83 में पार्टी आया, छत्तीसगढ़ पार्टी, पा से पवन दीवान, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया आपको 2000 यानी लोकसभा राज्यसभा में पारित। तो लोकसभा में पारित हुआ 31 जुलाई, प्रस्तुत हुआ था, प्रस्तुत कब हुआ था जी, लो और दिखा दूं एक बार, लोकसभा में प्रस्तुत 25 जुलाई को हुआ, पारित 6 दिन बाद हुआ, फिर 3 दिन बाद राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, पारित 6 दिन बाद हुआ, दोनों को पढ़ लिखने में 6 दिन लग गए। उसके बाद 25 अगस्त को राष्ट्रपति हस्ताक्षर किया। ये आंसर पीएससी लेता है और व्यापम 28 अगस्त को लेता है। तो व्यापम का जब भी एग्जाम दिलाओगे, व्यापम जब भी एग्जाम ले तो 28 अगस्त लेना भाई, और जब भी पीएससी का एग्जाम दिलाओगे तो 25 अगस्त लेना, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब जो विधेयक था वो अधिनियम बन गया और फाइनली 1 नवंबर 1956 में चूंकि मध्य प्रदेश बना तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। पूरे छत्तीसगढ़ को अलग होने में 44 वर्ष लग गया। जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का 30.47% है। ओके, ठीक, तो ये बन गया आपका। उसके बाद हमने देखा कि छत्तीसगढ़ बना तो कौन से क्रम का ये छत्तीसगढ़, तो सी यू जान से 3 राज्य याद रखना, सी से 6 26वां, यू 27वां 28वां, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 30.47% के साथ इस समय राज्य के बनने के दौर में जो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे तो राष्ट्रपति थे KR नारायण जी और प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश से अलग हुआ इसलिए मध्य प्रदेश के उस समय के सीएम दिग्विजय सिंह थे, ठीक है। बाकी संभाग जब छत्तीसगढ़ बना तो 3 था, जिला 16 था, 96 तहसीलें थी और 10 नगर निगम। आज देख सकते हो वर्तमान में 5 संभाग, 33 जिले, 251 तहसीलें और 14 नगर निगम। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट और दिक्कत है क्या? अब प्रश्न पूछो, जो प्रश्न आपके अंदर उठ रहा है मुझसे पूछो। हालांकि इसके आगे अभी और कनेक्ट करता, लेकिन मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं। अगली क्लास में हम, ठीक है, जिला कब कब बना वो पूरा रट डालेंगे, पूरा आपका नक्शा बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आपके पास 5 मिनट है। इस 5 मिनट में आपको जो प्रश्न मुझसे पूछना है पूछ सकते हो। चलो भाई, 5 मिनट है। इस 5 मिनट में आपको जो प्रश्न मुझसे पूछना है पूछ सकते हो। डेढ़ से 2 घंटे के बीच में हम डेली पढ़ेंगे सुबह 8 से 10 तक, ठीक है। और 1 घंटे बाद फिर से मैं आऊँगा, इंडियन ज्योग्राफी क्लास लूँगा आप लोगों की, ताकि आपका क्रैश कोर्स ख़त्म हो सके समय पे। तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी मैं लूँगा 1 घंटे बाद 11 बजे। चलो, अभी इस बैच में कौन कौन जुड़े हैं भाई मेरे को देखना पड़ेगा। जो भी हैं पढ़ते चलो भाई। ये पुलिस बैच में ही तो जा रहा है क्या? पुलिस बैच का ही तो है क्या वीडियो? अच्छा, अभी कौन से बैच में डला है उसको देखना पड़ेगा। अभी जा रहे जाएगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? सबका क्लास होगा। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास मैं 11 बजे 11:15 बजे लूँगा, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए मुझसे आप 11:15 को मिलेंगे। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैं, ख़त्म करना है क्रैश कोर्स में, ठीक है। उस स्पीड से चलेंगे। अभी इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? इस क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं है? तो यहीं तक रखूं फिर क्लास को आज। चलो भाई, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, रिवीजन के लिए एमसीक्यू कहाँ से करूं? रिवीजन के लिए एमसीक्यू को करने के लिए आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, नहीं तो आपको बुक चाहिए तो मार्केट में जाओ भाई, बहुत सारे बुक हैं एमसीक्यू के लिए, ठीक है। और मैं पूरा भी धीरे धीरे इसका एमसीक्यू बनाते चलूंगा, पूरा एमसीक्यू को टॉपिक वाइज आगे बनाते चलूंगा और लास्ट में इसका क्विक रिवीजन भी कराऊंगा, ठीक है।
महामहिम ने साइन कब किया था सर जी? धोनी यादव महामहिम ने साइन 25 अगस्त को किया था, ठीक है, लेकिन व्यापम 28 अगस्त को लेता है। चलिए, मेरा पूरा वीडियो देख लिए, पूरा वीडियो देख लिए तो अच्छी बात है भाई, ठीक। तो एमसीक्यू सॉल्व करो, और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप कोई भी ट्यूटोरियल का बुक लो, मार्केट में सब अवेलेबल है, ठीक है। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो जितना हो सके, व्यापम जितना भी एग्जाम लिया है सारे एमसीक्यू आप सॉल्व करो, ठीक है, वही आपको प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू चाहिए उसके लिए आप बुक परचेस कीजिए, और अगर, ठीक है, मेरा एमसीक्यू चाहिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास का थोड़ा सा क्लास होने दो, फिर एमसीक्यू लेकर आएंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल कराऊंगा, डोंट वरी, कि सब कराएंगे, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं तक रखें फिर। चलो भाई, आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल फिर मिलेंगे हम इसी समय में, इसी टाइम में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल कराएंगे एमसीक्यू, ओके। अमरदीप, तुरंत अभी एमसीक्यू पॉसिबल नहीं है जी, ठीक है, क्लास अभी थोड़ा ज़्यादा लेना है, रात में एमसीक्यू कराने के लिए टाइप भी करवाना पड़ता है, नई चीज़ें टाइप कराना पड़ेगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक, ओके। तो चलो भाई, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मैं और कराऊंगा, क्योंकि रिवीजन की तरह एमसीक्यू कराएंगे पुलिस के हिसाब से, ठीक है। चलो भाई, तो आज के लिए फिर इतना रखता हूँ, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास। राधे राधे। अभी आपकी क्लास होगी ना आगे भी।